हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केआर विजन क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और अब हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था। आज हम करेंगे ओम्स लॉ। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओम्स लॉ। ओम साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप दिया। उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशन दिया, और वो रिलेशन क्या कहता है या उनका लॉ क्या कहता है, देखिए। इट स्टेट्स दैट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ ने यानी कि ओम साइंटिस्ट ने जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट माना, और तब ये रिलेशन दिया कि जो करंट फ्लो करेगा उसमें से वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है। उसके अलावा जब हमने रिलेशन मैथमेटिकली देखी कि V इज इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज में अलग अलग कांस्टेंट प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक नई कंडीशन या एक नई टर्म के बारे में बताया जो कि थी आर। आर मान ले रहस्य, रहस्य नहीं, आर माने रेजिस्टेंस। हिंदी में हम इसे प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस होती है हमारे पास आर, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट है। आर का फॉर्मूला बनता है V अपॉन में आई। अगर हम इस रिलेशन से देखें V अपॉन में आई, जनरली आर हमारे पास क्या है? प्रतिरोध। रोध मतलब रुकावट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में इसको बोले, रेजिस्टेंस मींस रुकना, यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, जो करंट के फ्लो को रोकने का काम करती है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। जैसे देखो, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे मैं बच्चों को बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम एक सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, तो सड़क पे हमारी स्पीड को रोकने का काम कौन करता है? ब्रेकर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से वायर में या कोई भी आपके पास कंडक्टर है, उसके अंदर करंट के फ्लो को मेंटेन करेगा, रोकने का काम करेगा, रेजिस्ट करने का, अपोज करने का काम करेगा, वो कौन करेगा? आपके पास रेजिस्टेंस करेगी। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें, यानी बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो आप देख सकते हैं V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस में मतलब ओम्स लॉ में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हम ग्राफ में भी किसके बीच का ग्राफ बनाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और करंट के बीच का। तो जब हम यहाँ पे देखो, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है और आपको भी पता है, जब भी कोई दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच का जो ग्राफ होता है उसकी नेचर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि वो ग्राफ यूनिफॉर्म बनता है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। अब यूनिफॉर्म या स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको स्लोप, स्लोप क्या होता है हमारे पास? वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल बेस, यानी टेंजेंट थीटा को हम स्लोप कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हो आप। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? V, ठीक है, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल बेस या सिंपल बेस क्या है हमारे पास? I, और V अपॉन आई हमारे पास किसको डिनोट करता है? R को। तो हम कह सकते हैं कि V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है बाय द नेचर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ओम्स ने जो अपना लॉ दिया वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया। उसने एक रिलेशन बताया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। उसने एक टर्म को एक्सप्लेन किया जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो करंट के फ्लो को अपोज करती है किसी भी कंडक्टर में।
ओम्स के ग्राफ में, मतलब इसने अपना जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी वो क्या है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए पहले ये आप पढ़ लीजिए, मतलब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा क्विकली आगे करते हैं। So let us discuss the next concept of the Ohm's law. Firstly, now SI unit of the resistance is ohm. ओम की रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। उसी तरीके से देखिए डिफाइन 1 ओम, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 ohm is defined as the resistance of conductor which allows a current of 1 ampere when potential difference across the end is 1 volt. 1 ohm की रेजिस्टेंस जब होगी जब किसी कंडक्टर के एंड पॉइंट्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा और 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो करेगा, तो तब हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस 1 ओम है। उसके अलावा देखो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स ने अपना लॉ तो दिया, उसने ये तो कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजें कही या कुछ उसकी कमियां थी जो हर बार एप्लीकेबल या हमारे डेली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती है। जैसे पहला उसने कहा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मतलब उसने अपने खुद के कंडक्टर या डिवाइसेस बनाए थे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और आपने डेफिनेशन में भी सीखा है कि ये ओम्स लॉ कब अप्लाई होता है, जब उसकी फिजिकल कंडीशन, कंडक्टर की या फिजिकल कंडीशन को हम क्या करें, कांस्टेंट कर दे। जैसे टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर के बदलने पर प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो रेजिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने पहले भी सीखा है सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज जस्ट लाइक जिगजैग लाइंस, इसमें भी टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस जैसे कि एक प्रॉपर्टी है। अब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम रेजिस्टेंस को कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला डिवाइस होता है जिसे हम रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। आपकी लैब के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स जैसे डिवाइसेस होते हैं और रियोस्टेट भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर रेजिस्टेंस बॉक्स की पिक्चर दिख रही होगी और उसके बाद रियोस्टेट की पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस को मेजर तो करता है या रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, लेकिन उसकी एक खासियत है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है उसको हम मेजर कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डिवाइसेस की हेल्प से। तो रियोस्टेट जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को बताता है। और कुछ हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस बॉक्सेस या फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी होती है, उनको हम रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 तरह की रेजिस्टेंस है, इससे आपको ये पता चलता है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी रेजिस्टेंस के बारे में समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए पहले। So now we will discuss the next concept about the resistance. As you see that I have written the factors on which the resistance of a conductor depends. Now we will discuss on which factor the resistance of a conductor depends. It will depend on, first one is resistance of a conductor. Resistance of a conductor depends on the length of conductor. So resistance is directly proportional to length of the conductor. For example, if we twice the length, then its resistance will be double or twice. Second,
It depends on area of cross section of the conductor or wire. So it is inversely proportional to the area of cross section of wire. So resistance is inversely proportional to area of cross section of wire. For example, if the area of cross section is more, then resistance will be less. For example, area of cross section means this portion. If the wire is thick, then area of cross section is more. If the wire is thin, then area of cross section is less. So according to area of cross section, resistance is inversely proportional or oppositely connected to the area of cross section. Now third property is it depends on nature of conductor. Nature of conductor means if we are having the different kind of the wires like iron, copper, silver, aluminium, then all the different materials have the different resistance. Next, it depends on temperature of conductor. When the temperature of the wire or conductor will be changed, then the value of resistance will be changed. So these are the some factors on which the resistance of a conductor will depend. Now we will discuss some general questions and one or two basic numericals on the on this Ohm's law. So please note this concept. Then we will discuss the next topic. Okay. So सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक के एक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं. ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. दूसरा क्वेश्चन देखिए, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल. भाई एक जैसे मटेरियल की दो वायर्स है, एक मान लीजिए आयरन की ही दो वायर्स ली हमने, ठीक है, एक मोटी वायर ली और एक पतली वायर ली है, और उनमें से कह रहा है कि सेम सोर्स से हमने कनेक्ट किया है उनको एक ही बैटरी से, तो किसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा, ऐसा ये पूछ रहा है. तो देखिए अभी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, यानी कि ये चीज होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात, और एरिया ये कैसी पार्ट है हमारे पास, सर्कुलर पार्ट है. तो सर्कल का एरिया वैसे क्या होगा हमारे पास 1/πr². ठीक है, इसको डायमीटर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई जिसकी रेडियस या जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. तो रेजिस्टेंस जो होगी, अब देखो सिंपल तरीके से अगर हम लिखें इसे, ठीक है, एरिया ऑफ थिक वायर, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. थिक वायर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ थिक वायर इज मोर, सो इट हैज लेस रेजिस्टेंस क्योंकि अपोजिटली कनेक्टेड है. यहां तक समझ में आ गया आपको कि भाई इसका एरिया ज्यादा है या डायमीटर ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी. अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें, क्योंकि सेम सोर्स से कनेक्ट किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा, यानी एक तरह से कांस्टेंट होगा. तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम ये कह सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बाय ओम्स लॉ. तो देखो R क्या है, थिक वायर की बात कर रहे हैं अभी हम इसकी, ठीक है, तो थिक वायर की रेजिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, लेस हो गई. तो ये अपोजिट है, तो लेस हुई तो करंट का फ्लो क्या हो गया इसके अंदर, मोर हो गया. इसीलिए जो पोल्स की वायर होते हैं, खंभों पे जो तार होती है वो मोटी होती है और उनमें करंट का फ्लो ज्यादा होता है, बजाय होम में, घर में या किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो वायर्स है वो पतली है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और करंट का फ्लो
कम होता है। तो ये दो रिलेशंस का यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स में कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके बाद 1 या 2 न्यूमेरिकल करा के अपनी क्लास को फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। चलिए 2 बहुत इजी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मतलब एज ए न्यूमेरिकल फॉर्मूले को सीखने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास, अगर हम आंसर 1 देखें, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हाँ आपको दे रखा है, यानी कि V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 3 ओम। तो करंट I की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मुझे पता है ये बहुत इजी है, बट ये उन बच्चों के लिए भी जिनको फॉर्मूले सीखने में या न्यूमेरिकल्स पढ़ने में दिक्कत होती है। तो I किसके बराबर है ओम्स लॉ से, V/R के बराबर। तो V की वैल्यू 6/3, तो कितना आंसर आ गया, 2 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसके पास, ए कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन 12 वोल्ट, ठीक है, तो वो 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, कितना करंट सप्लाई कर रहा है, 0.5 एम्पियर का, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, V/I के बराबर है। V की वैल्यू क्या है 12, इसकी वैल्यू है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, इसको हटाकर हम 10 भी ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना आ गया 24 ओम। सो यहाँ पर हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सीखा है कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज दी हुई होती है। जब हम इसके आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम या रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल में कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब हम आगे की क्लासेस में इसके अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।